पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने सेल का जो है इंट्रोडक्शन दिया था, है ना। इंट्रोडक्शन करवा दिया था कि सेल्स के बारे में, कि सेल्स मतलब होता क्या है और उसका बेसिक फंक्शन वगैरह भी क्या क्या रहता है, वो सारी डिटेल हमने किया था। आज जो है कि हम देखेंगे कि सेल्स जो होता है दो तरह का पाया जाता था। सेल एक तो यूकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने मोनेरा को बताया था, जितने भी बैक्टीरियल फैमिली है, जितना भी बैक्टीरिया है, जनरली बैक्टीरिया की बात करेंगे इसमें, तो बैक्टीरिया है ना। तो मोनेरा में जितना भी आता है वो सारे के सारे क्या है, बैक्टीरियल वाला है। तो उसमें क्या प्रोकैरियोटिक में का, यूकैरियोटिक में देख रहे थे फंजाई हो गया, जितना भी फंजाई हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या फिर प्रोकैरियोटिक, मतलब यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो। प्रोटिस्टा हो गया, ये सारे के सारे क्या है, यूकैरियोटिक है। अब यूकैरियोटिक में भी बताया था मैंने यूनिसेलुलर और एक था मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर था। अब आज हम देख लेंगे इसको। प्रोकैरियोटिक्स में बेसिकली जो है हम एक बैक्टीरिया का डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जनरल फीचर और क्या क्या उसमें रहता है। मोस्टली जो होता एनसीईआरटी में जहाँ भी देखोगे तो बैक्टीरिया का ही जिक्र है ना। और ये जो अच्छा ये बात और थी कि सेल जो था, सेल का भी साइज वेरी करता है, साइज जो है वो भी वेरी कर जाता है। जैसे माइकोप्लाज्मा देखे हुए तो स्मॉलेस्ट होता है माइकोप्लाज्मा, ये क्या स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट रहता है ये। और सिंगल सेल में जो ऑस्ट्रिच का एग देखोगे वो सिंगल सेल का होगा। बैक्टीरिया इससे थोड़ा सा बड़ा रहता है बैक्टीरिया का। एनसीईआरटी में उसी इसका यूनिट सब दिया हुआ है, जैसे 3 to 5 होता है बैक्टीरिया का एनम में, और इसका माइकोप्लाज्मा का देखोगे तो 0.3 एनम का रहता है, 0.3 एनम, ठीक। और लार्जेस्ट जो सेल था ये क्या था, ऑस्ट्रिच का एग है। लेकिन लॉन्गेस्ट सेल में देखोगे तो हमारे नर्व सेल्स, तो लार्जेस्ट, ये तो स्मॉलेस्ट हो गया। अब लार्जेस्ट क्या सेल क्या रहता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, और लॉन्गेस्ट की बात करें, लॉन्गेस्ट तो नर्व सेल। इसमें देखोगे हमारे जो ब्लड सेल्स का होता है आरबीसी, ये तकरीबन 0.7 एनम का, एनम नहीं मिलीमीटर हो गया, माइक्रोमीटर है ना। माइक्रोमीटर में है, यानी कि 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶। ये इसका मेजरमेंट है। तो ये था साइज वेरी, शेप में भी अलग अलग मिल जाएगा, जैसे कि तुम देखोगे प्लांट्स में भी, लीफ में देखोगे मेसोफिल सेल्स का अलग साइज होगा, है ना। और जिसका जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है जाइलम फाइलम का, वो सबका अलग अलग मिलेगा। जो नॉर्मली जो सेल्स उसमें देखेंगे वो अलग है, गार्ड सेल्स देखोगे तो वो अलग शेप का मिलेगा, साइज का मिलेगा। तो उसका शेप भी अलग अलग है, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शन जैसा होगा उसके हिसाब से साइज और शेप वेरी करता है ना। तो ये दो चीज़ थी जनरली बताने वाली, जो पिछले ही इसमें बता देना चाहिए था ना, कोई नहीं, इसमें भी एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल पूरा का पूरा जो चैप्टर ही है
सेल के बारे में ही है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक चीज़ देखोगे कि ये जो इसका जो सेल का जो इन्वेलप है ये केमिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है। उसमें देखो नॉर्मली हमारे सेल यूकैरियोटिक सेल में देखोगे कि सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, और प्लांट में देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन इसमें देखोगे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के साथ उसके सेल वॉल भी है, सेल वॉल में भी और एक लेयर मिलेगा, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, है ना। आउटर मोस्ट लेयर होता है इसका ग्लाइकोकैलिक्स का। तो इसमें केमिकली जो था उसमें भी वेरी कर जाता है अलग अलग, क्योंकि इसमें देखोगे तो अलग अलग डाइवर्स टेम्परेचर में भी रहता है। कोई बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया में भी मिलेगा, तो कोई बहुत ज़्यादा होता है हॉट वाले एरिया में मिलेगा, नॉर्मल टेम्परेचर में मिलेगा, एक्वाटिक में भी मिल जाएगा। तो इसकी वजह से जो होता है इसका अपने आप को जो होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि मैकेनिकली प्रोटेक्ट करना है, तो उसका मैकेनिज़्म पूरा का पूरा उसके ऊपर ही दे दिया गया है ना। तो इसीलिए कहा कि सेल का जो साइज़ है और शेप है वो सारे के सारे, और इसका जो कंपोजिशन वगैरह रहता है वो सारे के सारे क्या होता है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग जो होता है वेरी कर जाता है। ये तो बात आप देखेंगे। इसका केमिकल सेल वॉल की बात कर, सेल इन्वेलप करते हैं तो क्या रहता है, केमिकली कॉम्प्लेक्स रहता है, कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप। अब बात करें सेल इन्वेलप की, तो सेल इन्वेलप में 3 लेयर, जैसे मैं अब बता रहा था कि 3 लेयर होगा। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होगा सेल इन्वेलप मतलब सेल के साइटोप्लाज्म के बाद जितने भी लेयर्स पाया जाता है, ऐसा प्रोटेक्टिव यूनिट काम करता है, उसको सेल इन्वेलप कहा जाता है। और बैक्टीरिया के केस में, प्रोकैरियोटिक के केस में ये तीनों आ जाता है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स का इन्वेलप आउटर मोस्ट लेयर रहता है। ये सारे के सारे तीनों का अलग अलग भले ही फंक्शन हो, लेकिन ये एक एज अ यूनिट प्रोटेक्टिव की तरह काम करता है, प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करता है ये, है ना। तो आउटर जो लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर, इसको क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर है जिसको क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स का होता है ये चीज़। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसमें भी 2 वैरायटी है। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स दिख रहा है ये सिर्फ ग्लाइकोकैलिक्स ही दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें कुछ और भी दिखाई देता है। एक होता है स्लाइम लेयर और एक होता है कैप्सूल। अभी भी बता रहा था मैं कि ये जो सारी कंपोजिशन वगैरह है वो बैक्टीरिया के फंक्शन के हिसाब से और उसके लिविंग स्टेट के हिसाब से रहेगा। अब देखो स्लाइम लेयर होगा, अगर ये इसका जो ग्लाइकोकैलिक्स का जो लेयर है सेल वॉल के ऊपर, अगर वो थिन है और सॉफ्ट टाइप का, स्मूथ है, तो वो क्या होगा, स्लाइम लेयर कहलाएगा। और वही हार्ड अगर है तो हार्ड होगा, तो और थिक होगा तो ये क्या होगा, ये कैप्सूल कहलाएगा। ये क्या है, थिन होगा और रिलेटिवली सॉफ्ट होगा, रिलेटिवली सॉफ्ट होगा। और ये कैसा रहेगा, हार्ड एंड थिक, ये हार्ड एंड थिक होगा, ये इसका है। अब दूसरा है, ये तो पहला लेयर हो गया, आउटर टू इनर की तरफ मूव करेंगे अगर, तो दूसरा लेयर है सेल वॉल देखो, है ना। तो सेल वॉल जो होता है इसको देखोगे तो जो यूकैरियोटिक सेल्स है तकरीबन उसी तरह का स्ट्रक्चरली सब कुछ मिलेगा, केमिकली, है ना। ये सब चीज़ें जो है इसमें मिलेगा कि तकरीबन सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। तीसरी बात आता है सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अपने आप में भी एक खासियत रखता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जब ये इंक्लूजन का फॉर्म, मतलब इनसाइड साइटोप्लाज्म के तरफ जब ये क्या करता है, इंक्लूज कर जाता है, मतलब पाउच लाइक फॉर्मेशन कर लेता है ये,
तो मिजोजोम का फॉर्मेशन होता है। उस वो जो मिजोजोम होता है वो क्या करता है, एज अ माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। क्योंकि बैक्टीरिया में देखोगे तो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता, तो उसका ना कहीं फंक्शन, तो अब देखो कि इसको अगर लिविंग स्टेट को मेंटेन रखना है तो एनर्जी तो कहीं ना कहीं इसको चाहिए होगी। अब एनर्जी के लिए तो कोई मैकेनिज्म इसको देना ही पड़ेगा। अब जब देना पड़ेगा तो उसके लिए मिजोजोम का फॉर्मेशन करवा दिया है यहाँ से मेम्ब्रेन। इसीलिए जो इसका जो मिजोजोम बनेगा तो वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के पैरेलल में इसको रखा गया है। मतलब उसकी जगह पर इसका फॉर्मेशन कर दिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो ये मिजोजोम करेगा। तो ये 3 लेयर था उसके एनवेलप का। जैसे अभी बता रहा था कि तीनों लेयर जो होगा, ये जो तीनों लेयर है ये क्या करता है, डिस्टिंक्ट फंक्शन करता है। एवरी लेयर, ईच एंड एवरी लेयर, ईच लेयर परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। डिस्टिंक्ट फंक्शन करेगा। दूसरी बात, तीनों लेयर, these layer function as a, these layers act together, साथ में ही act together as a functional unit या फिर सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें से ग्लाइको, इसमें देखोगे तो मिजोजोम जो फॉर्मेशन करता है सेल मेम्ब्रेन, आगे भी देखेंगे जब एक इसका डायग्राम बनाएंगे प्रोकारियोट्स का, बैक्टीरिया का, तब भी इसका फॉर्मेशन मतलब बनाएंगे, तब हम देख लेंगे इसको, है ना। फिलहाल के लिए है कि आउटरमोस्ट लेयर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स होगा। ग्लाइकोकैलिक्स का 2 तरह का ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है, या तो ये तो थिन है और सॉफ्ट लेयर में है। अगर थिन और सॉफ्ट लेयर में है तो उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे, और अगर वो थिक है और हार्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट था। हमने अभी देखा था ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। पहला पॉइंट देखा था ग्लाइकोकैलिक्स। ये तो हमने देख लिया। ये जो सेल वॉल होता है, ये सेल को दूसरी देने का काम मिडिल लेयर होगा, क्या करता है वो, क्या है, ये प्रोवाइड करता है शेप ऑफ सेल को, और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और प्रोवाइड सपोर्ट प्रिवेंट सेल बर्स्टिंग। सेल को बर्स्ट होने से भी उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि ये तो डेड होता है ना। ये जो सेल वॉल है ये क्या होता है, डेड होता है। बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग, बर्स्टिंग कोलैप्सिंग। ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल क्या होता है, सिमिलर होता है। सेल वॉल ऑफ प्रोकारियोट्स पहले बताया था कि ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो सेल वॉल ऑफ द प्रोकारियोट्स इज स्ट्रक्चरली क्या रहता है, सिमिलर
टू दैट ऑफ यूकारियोटिक सेल। यानी कि यूकारियोटिक सेल्स में जो सेल वॉल पाया जाएगा और सेल वॉल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा ना, क्योंकि सेल वॉल का तो काम हो गया था, क्या कहते हैं, सिमिलर रहेगा बर्स्टिंग कोलैप्सिंग के लिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है प्रोकार्योटिक सेल्स का और यूकारियोटिक सेल्स का जो होता है वो कैसा रहता है, सिमिलर रहता है। स्ट्रक्चर क्या रहता है, सिमिलर रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखोगे तो 3 लेयर्स का बनाया होगा, लिपिड के बाइलेयर है लेकिन ट्राइल्यूमिनर बोलते हैं उसको, क्योंकि देखोगे तो डेंस लाइट और डेंस का होगा, है ना, लिपिड फॉस्फोलिपिड वगैरह का लेयर रहेगा, बाइलेयर का रहेगा। तो इसमें भी देखोगे तो इसमें भी बाइलेयर ही पाया जाता है। तो स्ट्रक्चरली सिमिलर है। स्ट्रक्चरली कहने का मतलब है कि केमिकल कंपोजिशन में डिफर होगा, उसमें केमिकल कंपोजिशन में। इसमें देखोगे प्रोकार्योट्स में कि इसमें इसका मेसोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है। मेसोसोम का फॉर्मेशन करने के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को परफॉर्म करता है, लेकिन ये चीज़ वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए कहा कि स्ट्रक्चरली सिमिलर है लेकिन केमिकली सिमिलर नहीं होता, केमिकल कंपोजिशन में डिफर है। तो जो बता रहा था मैं, और मैंने बोल दिया है भले ही कि सेल वॉल के स्ट्रक्चरली सिमिलर है, सेल वॉल नहीं, वैसे तो सेल वॉल तो डेड होता है, सबका सेल वॉल सिमिलर ही होगा। उसका शेप क्योंकि डेड है तो उसका दोनों के कंडीशन में देखोगे तो उसका प्रोटेक्शन करने का ही और कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करने का काम रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरली सिमिलर रहेगा लेकिन फंक्शनली सिमिलर बहुत हद तक है और डिफर भी करता है। तीसरा लेयर रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये एक्सटेंड करता है, मेसोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है। ये क्या बनाता है, मेसोसोम बनाता है। ये क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, extension of plasma membrane into the cell or cytoplasm, into the सेल के into सेल या फिर toward the cytoplasm, है ना, toward cytoplasm। यानी कि अगर मान लो ये बैक्टीरियल सेल है और ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा ये कुछ इस तरह का पाउच का फॉर्मेशन करता जाएगा, अलग अलग शेप का मतलब पाउच बनाएगा, कुछ वेसिकल्स के फॉर्म में भी रहेगा और कुछ जो होता है ऐसे क्या बोलते हैं ट्यूबुल्स वगैरह के फॉर्म में बना रहेगा। तो ये सारे के सारे कहाँ से बनेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनेगा। तो ये मेसोसोम कहलाएगा। इसका फंक्शन जो होता है बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया वाला ही काम करेगा, है ना। इसमें रेस्पिरेशन भी इसका रहता है। ये क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, हेल्प इन देखोगे रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीनोमिक मटेरियल्स का यानी जेनेटिक कंटेंट को जो होगा डीएनए रेप्लिकेशन में या डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन में भी इसका रोल रहेगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन
एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। डॉटर सेल में डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसका रोल है। और इसका सेक्रेशन में भी रहेगा। और इन सरफेस ये क्या करता है, जैसे ये फोल्डिंग बढ़ा लेता है ना, फोल्डिंग बढ़ा लेता है तो क्या करता है कि सरफेस एरिया को बढ़ाता है। सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो एंजाइम के कंटेंट बढ़ेगा, क्योंकि मेम्ब्रेन में क्या रहता है, एंजाइमेटिक कंटेंट है, और वो कंटेंट की वजह से जो है ये अपना डॉटर सेल सेक्रेशन, सेक्रेशन में करेगा और इंक्रीज करता है ये सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसके लिए? सरफेस एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंड जिसकी वजह से इंजाइमेटिक कंटेंट भी बढ़ जाता है। एंड इंजाइमेटिक कंटेंट है ना, यानी कि इसके जो मेम्ब्रेन होगा उसमें अलग अलग एंजाइम्स पाए जाएंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता था वैसे ही इसमें पाया जाएगा। इसीलिए कहा है कि ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो स्ट्रक्चरली तो सिमिलर है, फंक्शनली सिमिलर नहीं है यूकैरियोट्स के। कुछ ऐसे बैक्टीरिया में से है, प्रोकैरियोट्स में है, जो जिसका भी एक अलग रोल रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जैसे कि हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया का, एग्जांपल के तौर पर साइनोबैक्टीरिया। एनसीईआरटी ही एनसीईआरटी चल रहे हैं अभी तक, जितना भी अभी तक देखा हमने कंटेंट वो सारे एनसीईआरटी से ही है। एनसीईआरटी में क्या है कि लैंग्वेज में दिया हुआ छोटा सा लगा हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारा कंटेंट पाया जाता है। ये जो मेसोसोम का फॉर्मेशन होता था, अभी साइनोबैक्टीरिया में वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन होता है इनटू सेल, सेल के अंदर या फिर साइटोप्लाज्म में, जिसको हम क्या कहते हैं, एक नया नाम दे देते हैं, सेल या फिर साइटोप्लाज्म, जिसको कॉल्ड क्रोमैटोफोर बोलते हैं। क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर। और ये क्रोमैटोफोर क्या करता है, पिगमेंट कंटेंट करता है। ये कंटेन पिगमेंट, इसमें पिगमेंट होता है जो कि साइनोबैक्टीरिया को कलर देता है। इसको गिव्स कलर। अब साइनोबैक्टीरिया देखोगे ग्रीन, ब्लू ग्रीन एल्गाए है, मतलब बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है ये, है ना, जो फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। ये जब सन लाइट के प्रेजेंस में, है ना, पिगमेंट लेता है, फूड सिंथेसिस करता है, कलर देगा, फूड सिंथेसिस करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें मिलेगा। ये थी जनरल बात प्रोकैरियोटिक सेल्स का। यूकैरियोटिक सेल्स का देखेंगे, इसके बाद तो पूरा का पूरा चैप्टर ही चलेगा तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल्स का ही चलेगा, है ना, कि उसके अंदर ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस वगैरह। इसमें देखो भी, अच्छा हाँ, एक चीज़ है इसमें, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स,
नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर फाउंड। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है ना। जैसे न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन उसमें नहीं होगा, न्यूक्लियस की जगह कुछ और होगा। इंजाइमेटिक कंटेंट में जो होगा वो एक जगह कलेक्टेड रहेगा लेकिन मेम्ब्रेन बॉन्ड में नहीं रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होता है, उसकी जगह दूसरी मैकेनिज्म दे दिया गया है, मिसोसोम दे दिया है, क्रोम है ना, ये सब चीज़ें दे दिया गया है। जैसे गोल्गी अपैरेटस हो गया, ये नहीं पाया जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे राइबोसोम है, ये पाया जाएगा। इसमें जो होता है राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम 70S का पाया जाएगा प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकारियोटिक सेल्स के अंदर 70S भी पाया जाएगा प्लस 80S भी पाया जाएगा। ये दोनों पाया जाता है, लेकिन इसमें ओनली प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 70S ही पाया जाएगा। राइबोसोम पाया जाए, इसमें राइबोसोम पाया जाएगा। बाद बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये 70S मेनली माइटोकॉन्ड्रिया हो गया प्लस क्लोरोप्लास्ट है ना, इसमें पाया जाएगा। जैसे कि इसमें देखोगे पिगमेंट कंटेंट, क्लोरोप्लास्ट क्या है, पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल्स है। वैसे ही इसके क्रोमेटोफोर, मिसोसोम्स की जगह क्रोमेटोफोर है और ये क्या कर रहा है, पिगमेंट कंटेंट कर रहा है। तो ऐसे ही कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाएगा। तो ये प्रोकैरियोट्स जो था सेल था उसका टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है ना। आगे भी देखेंगे पूरा का पूरा सेल्स के बारे में एक ही बार में आएगा। तो और 2 लेक्चर लगेगा पूरे के पूरे चैप्टर ख़त्म करने में, है ना। आज के लिए इतना ही।